ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है, पहले चैप्टर 3 होता था जब डेमोक्रेसी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड चैप्टर 1 होता था। देखिए इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कि कैसे वो बना, उसके बेसिक फिलोसफी के बारे में, और साउथ अफ्रीका के हम एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बहुत रिसेंटली बना है, 1994 में बना है, प्लस में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए हैं अपने सिटीजन्स के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या जरूरतें हैं, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, क्या क्या उसके काम हैं, साथ ही साथ इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है इस चैप्टर को पढ़ने की, क्योंकि हमने देखा कि डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स होते हैं कि किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहा जाएगा तब ये चीजें उसमें है, जिसमें हमने देखा कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकती। उसे लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करनी होगी, सिटीजन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, और कुछ नियमों में रह करके काम करना होगा, और उन्हीं नियमों को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, a body of fundamentals stating how the state shall be governed। या इसकी एक और डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग जो है, आपकी बुक में भी जो दी गई है, वो है a set of basic rules that are to be followed by everyone। दोनों ही बातें सेम है। देखिए बॉडी ऑफ फंडामेंटल्स यानी कि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स यानी कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें इसके अंदर डाली जाएंगी जो आपको बताएंगी कि आपका स्टेट का मतलब यहां पर राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब आपकी गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट का मतलब है कि पूरा का पूरा देश कैसे चलेगा, आपके क्या अधिकार होंगे, आपकी क्या ड्यूटीज होंगी, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे, उस इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, बनने के बाद गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, उस काम करने के लिए उसे किस तरह से काम करना होगा, क्या उसे पार्लियामेंट में उस बिल को लाने की जरूरत है या वो सिंपल अपने किसी ऑर्डर से उसको कर सकती है, आपकी जुडिशरी का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, किस किस टाइप के एग्जीक्यूटिव को क्या क्या काम दिए जाएंगे, अदर जो बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इन सबसे अलग बॉडीज जो हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या क्या काम करेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उसमें कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी जाएंगी। कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस होंगे, क्या सेंटर स्टेट और उसके नीचे भी किसी लेवल के ऊपर गवर्नेंस होगी, क्या लोकल लेवल के ऊपर गवर्नेंस होगी, और होगी तो कैसे होगी। तो सभी की सभी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन की गई हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इंडिया में स्टेट की पावर, सेंटर की पावर, अदर अथॉरिटीज की पावर को एक साथ रखा गया है। अब हमने इसकी डेफिनेशन को तो देखा, लेकिन अब एक क्वेश्चन बहुत दिमाग में आता है कि क्यों चाहिए हमें, व्हाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, इसके लिए हम एक कंट्री के एग्जांपल को देखेंगे और वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनिज्म का शिकार है, यूरोपियंस उस समय पे कॉलोनीज बना रहे थे, चाहे वो स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, और बाद में अमेरिका ने भी काफी सारी कॉलोनीज बनाई। तो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा डिफरेंट था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो बाहर से यूरोपियंस रूल करने के लिए आए, इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल करने आए, लेकिन यहाँ बहुत नैरो अमाउंट में ऐसे थे कि जो यहाँ रह गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी अमाउंट में रहे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में तो वो माइनॉरिटी थे। तो देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर 4 रेसेस हैं, यानी कि उससे पहले 4 रेसेस थी, और इनको कैसे डिवाइड किया गया था, इनके साथ क्या किया जा रहा था,
4 रेसेस यानी कि 4 स्किन कलर के लोग वहां पर रहते थे जिनको डिवाइड किया गया पॉपुलेशन को जिनमें, और वो 4 थे। नंबर 1 जो सबसे सुपीरियर माने जाते थे वो थे व्हाइट। अब ये जो व्हाइट लोग थे ये एक्चुअली में वो यूरोपियंस है जो 17th-18th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका आ गए और यहाँ बस गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिलीज एस्टेब्लिश कर ली, जमीनें वो यहाँ पर, क्योंकि वो तो लूट रहे थे तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सेकंड नंबर पे थे वो है साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग जिनका कलर ब्लैक है, तो वो ब्लैक्स थे। कुछ ऐसे थे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इन व्हाइट्स ने इन ब्लैक से शादी कर ली हो, या इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स बने, जो इनके बीच में मैरिजेस हुई, उनके कारण कुछ ऐसे थे जो मिक्स्ड थे, यानी कि ब्लैक और व्हाइट बोथ, जिनको कलर्ड बोला जाता था, कलर्ड बोला जाने लगा। और कुछ ऐसे थे जो इंडिया से आए थे, इंडियंस, जो इंडिया से यहाँ से स्लेव बना करके और वहां पर ले जाए गए थे, वो यहां पर थे, जो क्लास 10th के अंदर आप पढ़ेंगे। अब यहां व्हाइट्स ने क्या काम किया कि ये जो तीनों लोग हैं, इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट है, ये रूल कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम सबसे ऊपर हैं, इन तीनों के पास नो वोटिंग राइट्स, कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे यहां पर। और यहां इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला और वो सिस्टम था अपार्थेड, अपार्थेड सिस्टम। इस सिस्टम के तहत स्किन के कलर के ऊपर लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो अमेरिका में भी आपने देखा, अमेरिका में ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंस था, यहां पर भी ब्लैक्स और नॉन व्हाइट्स, सॉरी व्हाइट और नॉन व्हाइट, ये व्हाइट्स हैं, ये सब नॉन व्हाइट्स हैं। लेकिन ये जो ब्लैक लोग हैं इनके साथ और भी ज्यादा रिग्रेस इन्होंने इस चीज को किया, और इनके बीच में डिफरेंसेस देखिए कि व्हाइट्स की कॉलोनीज में ये सब लोग नहीं जा सकते, ब्लैक्स नहीं जा सकते व्हाइट की कॉलोनीज में। व्हाइट्स के लिए हॉस्पिटल, बसेस और ट्रांसपोर्ट की चीजें, स्कूल्स, इवन चर्च, चर्च तक इन दोनों के लिए अलग अलग थी कि ब्लैक्स व्हाइट वाली चर्चेस में नहीं जाएंगे, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, गवर्नमेंट ने जो कह दिया वो कह दिया। अब यहां पर हम देखें तो क्या ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो अपार्थेड की पॉलिसी थी ये 1948 से इन लोगों ने फॉलो कर रखी थी, और ये पॉलिसी चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब क्या होता है कि एक एक इस सब में एक पार्टी आती है जिसका नाम है एएनसी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट भी हैं, कुछ वर्कर्स भी हैं, कुछ ऐसे व्हाइट्स लोग भी हैं जिनको ये लगता है हर कम्युनिटी में, चाहे वो अप्रेसिव ही क्यों ना हो, कुछ समझदार लोग होते हैं, और कुछ ऐसे समझदार लोग व्हाइट्स में थे जो यहाँ पर इन्होंने इनको ज्वाइन किया कि नहीं, सबके लिए बराबर के अधिकार होने चाहिए। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए देखिए 4 लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेजेस भी अलग अलग है, इंग्लिश है और अफ्रीकांस। देखिए जो अफ्रीकांस जो लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेज है जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट पीपल बोलते हैं, और एक लैंग्वेज है ज़ूलू, ये नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, यानी कि यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो ज़ूलू है, और यहाँ व्हाइट सेटलर्स जो चीज बोलते हैं वो अफ्रीकांस है, उस लैंग्वेज को अफ्रीकांस बोला जाता है। अब एएनसी जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन ऐसे में एएनसी के लीडर्स को उठा करके जेल में भी डाला जा रहा है, और ऐसा ही होता है 1964 में। 1964 के अंदर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला और उनके साथ और एसोसिएट्स, इनको 1964 में इन्हें कहा कि आप राजद्रोह कर रहे हैं, ट्रेजन कर रहे हैं, आप राजद्रोह। आप, ट्रेजन का मतलब होता है कि आप जब गवर्नमेंट के खिलाफ काम करें और ऐसा काम करें कि गवर्नमेंट को आप उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वहां से गवर्नमेंट को हटा देना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप राजद्रोह कर रहे हैं और इन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई। अब नेल्सन मंडेला को बहुत 28 साल तक, 28 ईयर्स तक प्रिजन में रहे। अब ऐसे में क्या हुआ कि इनके जेल जाने के बाद और प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गए, सरकार को यह एहसास हुआ धीरे धीरे कि अब इन प्रोटेस्ट को रोक पाना लगभग नामुमकिन है,
तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि ठीक है, हम कुछ लेवल तक आपको ऑटोनॉमी देते हैं। धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर से इन्होंने वो हटा लिया बैन कि हाँ आप कर सकते हैं। और धीरे 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 लास्ट में 1992 में इन्होंने नेल्सन मंडेला को भी रिलीज किया और नेल्सन मंडेला बाहर आए। और फिर जैसे ही नेल्सन मंडेला बाहर आए और उन्होंने कहा कि हाँ अब अफ्रीका आजाद होगा और अफ्रीका को एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत है, तो नेल्सन मंडेला और जो ब्लैक लीडर्स थे, जो ब्लैक पॉपुलेशन है, अब वो एजिटेटेड है, वो गुस्से में है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है और अब मौका आ गया है और अब हम बदला लेंगे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने बाहर आने के बाद और सब चीजें होने के बाद अपने सभी लोगों से कहा कि आप ऐसा ना करें। और जो ब्लैक लीडर्स थे, जो नॉन व्हाइट लीडर्स थे, उन्होंने भी अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट की कि आप कोई बात नहीं है, जो हो गया है वो हो गया है, अब हम सब मिलकर के एक अच्छा अफ्रीका बना सकते हैं। और इन्होंने कोशिश शुरू की। नेल्सन मंडेला ने 24 ये जो 28 इयर्स की प्रिजन के बाद रिलीज होने के बाद एक स्पीच दी और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हिस्टोरिकल एनिमीज। उस स्पीच को जरूर पढ़े आप। हिस्टोरिकल एनिमीज से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। हिस्टोरिकल एनिमीज है व्हाइट सेटलर्स जो यहां पर थे। और अब इन्होंने नेगोशिएशंस की। अब देखिए, व्हाइट्स भी बैठे और नॉन व्हाइट्स भी बैठे, इन सब ने मिलकर के, यानी कि एएनसी जो रिप्रेजेंट कर रही है इन सबको, और ये व्हाइट लोग बैठे, इन्होंने बातचीत शुरू की, हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अब इसी बातचीत के दौरान दो तीन चीजें सामने आई। ब्लैक्स चाहते हैं कि मेजोरिटी का प्रिंसिपल बना रहे, क्योंकि एक लोकतंत्र वही है कि जिसमें मेजोरिटी जिसके पास है वो उसकी गवर्नमेंट हो। हालांकि वो मेजोरिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर, यानी कि जो उसके अलावा जो है उसके ऊपर ऑप्रेसिव ना हो, उनकी भी रिस्पेक्ट की जाए। व्हाइट्स जो है वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो राइट्स हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ऐसे में दोनों ने बैठ करके नेगोशिएशन की और उस नेगोशिएशन में उन्होंने क्या कहा कि जो व्हाइट्स हैं इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मेजोरिटी के प्रिंसिपल को मानेंगे, यानी कि इलेक्शंस होंगे, जिसके पास मेजोरिटी होगी वो सरकार बनाएगी। ब्लैक्स ने कहा कि जो मेजोरिटी रूल होगा, इन्हें पता था क्योंकि नॉन व्हाइट्स मेजोरिटी में तो माइनॉरिटी है ऑलरेडी, तो नॉन व्हाइट्स जो होंगे, यानी कि जो ब्लैक्स की जब गवर्नमेंट बनेगी तो ये एब्सोल्यूट नहीं होंगे, यानी कि निरंकुश नहीं होंगे, डिक्टेटरशिप नहीं होगी, व्हाइट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब इन सबने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ये चीजें बनती गई। अब एक बात देखने की है कि दोनों के बीच में अविश्वास की स्थिति है। दोनों नॉर्मली अगर ये आपसी वर्बल बात हो तो एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते। दोनों चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसको सब माने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ए सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंदर अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगह के, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं। और आपको पता है कि किसी भी जगह की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी बात पे, कि तुमने मेरे घर के बाहर कूड़ा क्यों डाल दिया, हम तो डालेंगे। ऐसे नहीं होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर पीस मेंटेन रहे तो कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और वो रूल्स सबको बताने पड़ेंगे। लेकिन क्या रूल्स बता देने से ही ये लोग मान जाएंगे? नहीं, वो रूल्स एनफोर्सिएबल होने चाहिए, यानी कि सब लोग उसको माने, सब लोग उसको माने, ऐसी कोई अथॉरिटी हो जो उनको मनवाए। तो इन दोनों के बीच में भी यही था। दोनों एक दूसरे के ऊपर सस्पिशियस थे कि यार पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आप तभी तो फेयर प्ले करेंगे जब सामने वाला भी रूल्स को फॉलो करे। जब आपको ये पता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगे, लेकिन आप ये पता है कि सामने वाला सही है और एक ऐसी अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड है जो गलत करने वाले को पनिश करेगी, तो ऐसे में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने करवाया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन हो गया और तब जाकर के दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि हाँ, सामने वाला भी इस चीज को मानेगा और हम भी इस चीज को मानेंगे। और 26 अप्रैल 1994 को जो है साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। और 2 इयर्स यानी कि 1996 तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते हैं। इस चीज को याद रखें आप। 26 अप्रैल 1994 को जब रिपब्लिक हुआ, वो आजाद हुए और हिस्टोरिकल एनिमीज वाली स्पीच नेल्सन मंडेला ने यहां पर दी। 2 साल का समय इन्हें लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में। अब हमें पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ट्रस्ट। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है ट्रस्ट।
कि ट्रस्ट डेवलप करेगा ये कम्युनिटीज के बीच में। आप इंडिया के अंदर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। तो ऐसे में डिफरेंसेस भी होते हैं, ओपिनियन के डिफरेंसेस, और कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट में भी चले जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट है एक दूसरे पे कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा उसको पनिश किया जाएगा वहां पर। उसी ट्रस्ट के कारण आज पीस मेंटेन है, लार्ज स्केल के ऊपर कोई वायलेंस नहीं हुआ। इस बात पे जब कोई भी बड़ा मैटर था, राम मंदिर का मैटर हो सकता है या कोई भी मैटर था जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग था, तो सभी को यह विश्वास था कि सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट मेंटेन रहेगा कि हाँ यहां पर हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं। तो कम्युनिटीज के बीच में, लोगों के बीच में आपसी ट्रस्ट को मेंटेन करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें विश्वास दिलाता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो जो फर्स्ट हमारा पता चला हमें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो वो है ट्रस्ट के लिए, कि ट्रस्ट डेवलप करेगा। तो दूसरा है इसका रीजन, वो है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस और गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करेगा। गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करेगा कि क्या क्या फंक्शन आप कर सकते हैं और क्या क्या आपकी पावर्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लोगों को ऐसे ही उठवा लेंगे और मरवा देंगे, नहीं। तो गवर्नमेंट के फंक्शन बताएगा कि हाँ आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और कैसे फंक्शन करेंगे उसका भी एक डिटेल प्रोसीजर है। फिर क्यों है जी कि लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, एब्सोल्यूट ना हो जाए, तो उसके ऊपर लिमिटेशन की जरूरत है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये काम आपका नहीं है। और एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, कि लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने की कोशिश करेगा। अब देखिए एस्पिरेशंस की बात की जाए तो क्या क्या एस्पिरेशंस हो सकती है, इसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम समझेंगे। देखिए आप क्या चाहते हैं, इंडिया के अंदर क्या चाहते हैं लोग, कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, इन सब चीजों के ऊपर भेदभाव ना हो, सभी को इक्वालिटी मिले, सभी को लिमिटेड फ्रीडम मिले, सभी अपनी बात रख सके, सबको ये एहसास हो कि इस देश में उनकी वैल्यू है, वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल हो, पीस मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे। ऐसे सिचुएशन में ये है हमारे लोगों की एस्पिरेशंस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही सब चीजें देता है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी आपके पास है, सबके पास इक्वालिटी का वो है, आपके पास फ्रीडम है, लिमिटेड फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम आप अपनी एंजॉय कर सकते हैं दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए। आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आप अपनी जो एस्पायरेशंस हैं उनके लिए वर्क। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आप देखें, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अंदर भी लिखा गया है कि एक पीस के लिए काम किया जाए, हमने इंटरनेशनल पीस के लिए भी काम करने की बात कही है। तो ऐसे में जो एस्पायरेशंस हैं लोगों की, उनको फुलफिल करने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये चार आपके यहां पर दिए गए हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस जो है वो क्लास 11th की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके चैप्टर नंबर 1 में है, और उसमें अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहें तो करें। और थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिटरमाइन करेगा कि कौन रूल्स बनाएगा। रूल्स कौन बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, रूल्स कौन बनाएगा। यहाँ तो डायरेक्ट गवर्नमेंट पे आ गए हम, रूल्स कौन बनाएगा। तो रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर किसी डिक्टेटरशिप में बात की जाए या किसी मोनार्की में बात की जाए तो मोनार्क बनाएगा, राजा बनाएगा, राजा ही तीनों काम करता है। वहां पर तो गवर्नमेंट भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, जुडिशरी भी वही है। ऑटोक्रेटिक सिस्टम डिक्टेटरशिप की बात करें तो वो डिक्टेटर बनाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में कौन बनाएगा, डेमोक्रेसी में तो लोग बनाते हैं जी, डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है रूल बाय द पीपल। अब वो लोग कैसे बनाएंगे, क्या सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पर आकर के और डायरेक्टली बनाएंगे, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं आज। तो कैसे बनेगा, रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बनेगा जी। तो रूल्स कौन बनाएगा, किसके पास रूल्स बनाने की अथॉरिटी होगी, वो यहां पर डिटरमाइन किया जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस लगा दी जाएंगी, यानी कि लोगों को राइट्स दे दिए जाएंगे, लोगों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, लोगों की कैसे प्रोटेक्शन होगी गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज से, वो सब चीजें भी इसमें आती हैं। तो ये जो ये आपके चार आपके दिए गए हैं, आप इन दोनों को लिखना चाहें लिख सकते हैं,
और क्लास 11th का वो चैप्टर अगर आप देखना चाहें तो उसकी वीडियो जल्दी डल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं।